हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? ठीक। टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया सभी लोगों ने दोबारा? तो क्या अब भी ऐसे क्वेश्चन बचे हैं जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं? जेम्स बॉन्ड वाले को तो कोई नहीं समझ पाया आज तक। जेम्स बॉन्ड का क्या होगा? सिली मिस्टेक्स कुछ नहीं होती, सुसाइडल मिस्टेक्स होती हैं। देयर आर नो सिली मिस्टेक्स। इससे आसान टेस्ट पेपर नहीं आएगा दोबारा। अभी मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन जब आएंगे ना, और लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन आएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा ये क्या हो गया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पूछने को है ही क्या? दो तो रिलेशनशिप है, इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। बस इन्हीं के राउंड घूमता रहता सब कुछ। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। जेई मेन के पेपर में बताओ प्रॉब्लम्स। जेई मेन के पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। तो जेई मेन में फर्स्ट पेज पे दिक्कत, पहले फाइव क्वेश्चंस में, फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस। नहीं। हाँ जी, 6 to 11। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट विद सेम इनिशियल वेलोसिटी. The second body is thrown tau seconds after the first. The two bodies meet will after time v naught by g plus tau by 2. C आंसर। स्क्रीन नहीं दिख रही है? किसको नहीं दिख रही है स्क्रीन? आदित्य अग्रवाल, तेरे को नहीं दिख रही है। यू मस्ट मूव आउट एंड रीजॉइन। यशराज राठौर, क्या नाम है तेरा? ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व करवाया हुआ होगा। नो प्राइवेट मैसेजेस। प्राइवेट में मत डालो मैसेज, पब्लिक में डालो। आपने जो टाइम निकाला है यशराज, ए ऑप्शन, वो सेकंड बॉडी के फेंकने के बाद का टाइम मेजर्ड है। उसमें टाउ ऐड कर दोगे तो फर्स्ट बॉडी के फेंकने के बाद का टाइम आ जाएगा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। अब मेरे से पूछा जा रहा, हाउ कैन वी डिक्रीज आवर टाइम पर क्वेश्चन। तो डिक्रीज करने का तरीका है ढेर सारी प्रैक्टिस। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज जल्दी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, और क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करने में जो टाइम लगता है वो कम हो जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th में दिया हुआ v इज इक्वल टू 4√1 प्लस एस। अगर मेरे से कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहता तो मैं 4 को अंदर ले जाता और v हो जाता √16 प्लस 16s, और मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से कंपेयर करता तो एक्सेलरेशन 8 आ जाती। तो डी आंसर मार्क कर देता मैं इसका। मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करता, वी डी वी बाई डी निकालता, डी वी बाई डी टी नहीं निकालता।
मुझे देख के पता चल रहा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और ऑप्शन डी आंसर है इसका। तो इट विल टेक मी 10 seconds to solve this question, right? तो दिस कम्स बाय प्रैक्टिस ओनली, है ना? और बोलो, नेक्स्ट पेज पे 19 तक डाउट। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आप इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस में एक स्टेप ज्यादा रखेंगे। इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस में एक सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा रखते हैं, तो 3.06 बाय 1.2 को सॉल्व करते सारा 2 डिजिट पे राउंड ऑफ नहीं करना है, पहले एक डिजिट मेंटेन करके रखना है एक्स्ट्रा, उसके बाद 1.15 ऐड करना और फिर राउंडिंग ऑफ करनी है। तो आंसर 3.7 आएगा, ना कि 3.8 आएगा। और इसका आंसर चेंज करवा दिया है मैंने, आंसर इज 3.7 नाउ। और बोलो, 15th पूछा शायद किसी ने, पूछा 15th किसी ने? यस। क्वेश्चन नंबर 15 में डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है, परसेंटेज एरर इन रो निकालना है। तो रो इज एम बाय वी, तो डेल्टा रो बाय रो डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी होगा, इंटू 100 कर देंगे। तो 0.01 बाय 275.32 इंटू 100 और 0.01 बाय 36.41 इंटू 100, ये आंसर बताना है। 14th, somebody asked the error in 14th, तो 14th में वॉल्यूम में एरर दे रखा है 1.5%, तो डायमीटर में एरर 0.5%, थर्ड आंसर। क्या बताऊं 14th में, किसी को जानना है 14th में कुछ? क्या जानना है? तो एरर्स की रिवीजन करो जाके। 14th जैसा क्वेश्चन अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, इसका मतलब आपने एरर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा। गो एंड रिवाइज एरर्स, मैं नहीं बता रहा हूँ 14th। 17th, 17th में लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखे हैं, व्हाट इज द एरर? तो लेंथ 16.2 सेंटीमीटर है, तो अपने आप से इसमें 0.1 सेंटीमीटर का एरर मान लो, लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी लेके। 10.1 सेंटीमीटर में भी 0.1 का एरर मान लो। अब एरिया में एरर निकालना है, आगे नहीं बताऊंगा। 19th, 19th में पार्टिकल है, यूनिट मास का, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है, फोर्स लग रही है जिसका मैग्नीट्यूड 5 माइनस के रूट एस है, वेयर एस इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओ, force is always directed away from O. If it starts from rest at O and comes to instantaneous rest again 400 from O, the value of constant K will be। तो इस एक्सेलरेशन को v dv by dx लिखो, इंटीग्रेट करो, v की रेंज 0 से 0 पुट कर दो, तो 5 माइनस के रूट एस इज इक्वल टू वी dv by ds। ds को इधर लाओ, इंटीग्रेट करो, राइट साइड में लिमिट 0 से 0 ले लो। और बोलो 19 तक कोई दिक्कत? और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे 23 कौन सा क्वेश्चन हुआ? थर्ड, the diagram shows variation of 1 by v with t, what is the instantaneous acceleration at t is equal to 3? तो 1 बाय वी की वेरिएशन दे रखी है टी के साथ, और यहाँ पे आपको एक टेंजेंट बना के दे रखा है, यानी कि आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो आपको डी बाई डी टी ऑफ 1 बाय वी माइनस 1 दिया हुआ है वहां पे। तो डी बाई डी टी ऑफ 1 बाय वी कितना हो जाएगा? -1 बाय वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी। इसकी वैल्यू -1 दी हुई है, तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है।
क्या दिक्कत थी इसमें बताओ, क्यों नहीं हुआ आप लोगों से ये क्वेश्चन? बेसिक तो था। आपको नहीं मालूम है स्लोप क्या होती है? स्लोप इज dy/dx। तो 1/v वर्सेस टी ग्राफ दे रखा, उसकी स्लोप क्या होगी? डेरिवेटिव ऑफ 1/v विद रिस्पेक्ट टू टी। और बोलो। ठीक है, जेई एडवांस पे आ जाते हैं। हाँ जी, जेई एडवांस, बोलो प्रॉब्लम्स। पहले 3 क्वेश्चन, कोई दिक्कत? क्या एरर्स में एरर्स हो गए तुम्हारे यार? मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मतलब मुझे दुख हो रहा है आप लोगों के फिजिक्स के मार्क्स देख के यार। मतलब पेपर में ऐसा कुछ था क्या पूछा हुआ जो कभी नहीं पढ़ा हो तुमने? अब ये 4 पे लड़ाई मत करना मेरे से। जो आंसर आया वो मैंने चेंज करवा लिया था, अब क्या हुआ उसके बाद मार्किंग स्कीम में मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। ऐसे ऐसे नकली सवाल है, एक एक सेकंड का क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड एंड 8 सेकंड, 2 × 3 - 1/2 × 8 - 1। जी की वैल्यू भी नहीं चाहिए, नकली नकली सवाल पूछे हैं बेटे। करेक्ट आंसर ऑफ 4 इज, तो डी जैसा ही लग रहा होगा, और क्या होगा? सी। सी, पॉइंट सी। यस, पॉइंट सी। टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, ये डिस्कस तो किया था हमने 2 दिन पहले ही रोड ओवर के क्वेश्चन में एक। यस, टेंजेंट थ्रू ओरिजिन। और बोलो। 6, 7, 8 में प्रॉब्लम। ये 6th क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। √T1 T2 आंसर आता है इसका 6 सेकेंड। सक्षम मैंने पहले ही बोल दिया, वो आंसर की में जो लफड़ा वो एक अलग इशू है, मैंने कोशिश की थी उसको ठीक करवाने की। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को मार्क्स मिले किसी को नहीं मिले, आई डोंट नो क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड। क्वेश्चन नंबर 8। Light from a lighthouse is focused on a ship moving at 25 meter per second towards the lighthouse. What should be the speed at spotlight should be rotated? तो ये लाइट हाउस है, इससे 300 मीटर दूर शिप है, और ये शिप इधर जा रहा है कितने वेलोसिटी से? 25 मीटर पर सेकंड से। आपको यहाँ से स्पॉटलाइट हमेशा शिप पे रखनी है, तो इसकी रोटेशन का रेट पूछा है। तो अगर ये थीटा, तो आपको थीटा डॉट पूछा है, मतलब d θ/dt पूछा है, कितना होगा? तो tan θ = 300/h लिख के डिफरेंशिएट कर दो। किया ऐसा क्वेश्चन हमने पहले? मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, मैन चल रहा है या एक बार है वो स्लाइड कर रही है 2 वॉल्स के अगेंस्ट, और वेलोसिटी निकालनी है। और बोलो। क्वेश्चन नंबर 9th 10th में कोई दिक्कत? इंटीजर में पूछ रहे हैं 8th। इंटीजर में 8th, इसकी स्पीड u से 0.9 u रह जाती है x डिस्टेंस ट्रेवल करने पर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर जीरो हो जाएगी ये निकाल लो, उतने डिस्टेंस में कितने प्लैंक आ जाएंगे ये निकाल लो। और कुछ नहीं बता रखा तो एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म मान लो। हाँ बिल्कुल था। तो मुझे तो ऐसा, मतलब पेपर को देखकर एक भी क्वेश्चन, एक वो 1/, वर्सेस टी वाला क्वेश्चन जो जेई मेन में था, उसको देखकर मेरे को लगा हाँ यार कुछ अलग चीज पूछी है, कुछ नए तरीके से चीजें पूछी हैं। अदरवाइज मेरे को एक भी क्वेश्चन में ये फील नहीं आई कि कुछ अलग तरीके से कुछ पूछा हुआ है। हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि कुछ अलग वैरायटी बची नहीं उसके बाद।
गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। आई एक्सपेक्ट मच बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम यू गाइस। मतलब फिजिक्स में तो तुम्हारी रैंक्स अच्छी होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ें। तो मोशन इन ए प्लेन हमने कंप्लीट कर लिया है। सर्कुलर मोशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, सर्कुलर मोशन को बाद में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर फिनिश करने के बाद हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। और जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब मैं आपको एक बार कर्वीलीनियर मोशन के बारे में और रिलेटिव मोशन में भी थोड़ी और बातें करूंगा। ऑल दो सर्कुलर मोशन से जो मिलते जुलते क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो चेज प्रॉब्लम वाले जो हमने रोडो में डिस्कशन किए थे। तो मेरा तो बहुत जोर से मन कर रहा है कि मैं अभी लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर दूं आपके साथ। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए ठीक है जी, वी विल स्टार्ट विद द लॉज ऑफ मोशन टुडे। देखते हैं लॉज ऑफ मोशन में आपको क्या समझ में आता है एंड हाउ डू यू टेक इट अप। तो वी विल स्टार्ट विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हाँ, यूरोडोव के मोशन इन प्लेन वाले क्वेश्चंस बाकी हैं, वो ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा उसमें ज़्यादातर कर्वीलीनियर ट्रांसलेशन के हैं, तो वो मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाने के बाद डिस्कस करूंगा। तो हाँ, वो मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए थे आपको, तो उसको उसकी डिस्कशन हम सर्कुलर मोशन के साथ करेंगे। ठीक है जी, लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो हमारा बहुत बड़ा एक फोकस रहेगा, दैट विल बी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। ध्यान से आप समझें, अभी तक की क्लासेस में मैं जो भी आपको पढ़ा रहा था उसमें व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज कि मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको एक्सेलरेशन मालूम है तो उससे आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इफ यू नो हाउ दी वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, तो आप उससे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए एंड इन मेजॉरिटी ऑफ दी क्वेश्चन आपको एक्सेलरेशन टाइम के बारे में या एक्सेलरेशन पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है, या फिर एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ ऐसे वेरी कर रही है, जैसे आज एक क्वेश्चन हमने देखा। और उसके बाद हमें डिस्क्राइब करने को कहा जाता है, बताओ इसकी वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगी, कहाँ जीरो हो जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चंस हम अभी तक करते आ रहे थे उसमें वी वर जस्ट ट्राइंग टू डिस्क्राइब द मोशन। वी वर trying to understand the relationship between acceleration, velocity and displacement, average velocity, instantaneous velocity, distance traveled कैसे निकालेंगे, displacement कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो वी नेवर थॉट अबाउट कि एक्सेलरेशन आई कहाँ से, राइट। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। इसको हम डायनेमिक्स भी बोलते हैं। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज काइनेमेटिक्स, और इसको हम डायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो डायनेमिक्स में वी लर्न टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ मोशन। तो दी कॉज ऑफ मोशन, हर एक एक छोटे से बच्चे को भी ये शायद बात समझ में आती है, दी कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स, राइट। और अगर एक लेमैन से पूछा जाए व्हाट इज अ फोर्स, तो छोटे बचपन होते से पढ़ाया जा रहा, फोर्स इज एनी पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है। तो फिजिसिस्ट से अगर किसी आप पूछेंगे कि व्हाट इज फोर्स, अगर आप किसी फिजिक्स के स्टूडेंट से, किसी सेंसिबल फिजिसिस्ट से पूछेंगे व्हाट इज फोर्स, तो उसका आंसर एक जेन्युइन सा आंसर होगा जो आपको समझाने की कोशिश करेगा कि एक्चुअली फोर्स क्या होती है। तो अगर आप मुझसे पूछें, इफ एनी स्टूडेंट ऑफ माइन आस्क मी सर व्हाट इज फोर्स, तो मैं आंसर क्या दूंगा? तो मैं आंसर दूंगा फोर्स इज एन एक्शन
on an object. Force is an action in an object that produces acceleration in it. ठीक है, तो इफ somebody asks me sir what is force, so मैं कहूँगा force एक ऐसा एक्शन है किसी ऑब्जेक्ट पे that produces acceleration in the object. फिर आप मेरे से पूछें सर फोर्स मतलब क्वांटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू क्वांटिफाई फोर्स, इसको नंबर्स में एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर हम एक 1 kg का ऑब्जेक्ट लें और उसके ऊपर एक फोर्स लगाएं and we find that an object moves with an acceleration of 1 meter per second square, then this push is assigned a value called 1 Newton, that is 1 kg meter per second square. तो हम कहते हैं कि we say that the amount of force that will produce an acceleration of 1 kg, produce an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg, then that force is called 1 Newton. तो न्यूटन का n कैपिटल छोटा नहीं लिखेंगे, अगर पूरा नाम लिख रहे हैं तो न्यूटन ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। जब यूनिट किसी फिजिसिस्ट के नाम पे होती है तो सिंबल कैपिटल होता है, लेकिन अगर पूरा लिख रहे हैं तो छोटा होता है, राइट। तो ये कन्वेंशन है एसआई सिस्टम की। तो अब ये क्वांटिफाई फोर्स आई कैसे, तो मेरे से पूछा जाए तो हाउ टू क्वांटिफाई फोर्स, तो मैं कहूंगा कि द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to the product of its mass and the acceleration of the object. तो हाउ टू क्वांटिफाई फोर्स में मैंने 1 न्यूटन बता दिया और मैंने ये बता दिया कि भैया ये होगी कितनी, तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड acceleration of the object, and force is a vector quantity. Force is a vector quantity and the direction of force is the direction of the acceleration produced by the force. The direction of force is the direction of acceleration produced by the force. So we have F is equal to M into A, या फिर Fxi cap plus Fyj cap plus Fzk cap is equal to M into Axi cap plus Ayj cap plus Azk cap. Another important point, if more than one forces are acting, then we will do the vector addition of all the forces and we will calculate the acceleration, net acceleration, by calculating the vector addition of all the forces, and then we'll calculate the acceleration. So we'll have net force is equal to ma, or net force x component will give you the x component of acceleration, net force y components will give you the acceleration in y direction. Similarly, you can write summation fz is equal to m into az, right? कुछ पूछना है यहाँ तक?
तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। This is Newton's first law of motion. This is the Newton's second law of motion. Then we have another additional statement by Newton, that is the third law. हाँ जी, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? पीपी क्या होता है ये? अच्छा, ठीक है। आई एक्सपेक्टेड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम एवरीवन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई खुलासा करके बताएगा इसका जरा? नव्या, एक्सप्लेन योर स्टेटमेंट। हेलो। हाँ जी, कितने माइक ऑन कर रखे हैं? दो सिस्टम एक हेलो साथ? सर। अभी ठीक है। हाँ, सॉरी सर। सर, बेसिकली इट मीन्स कि any action you do, it will not come without a reaction force to it. So, for example, if I apply a force of 1 Newton on a certain object, it will apply the same force back on the object which it will apply the same force on me. मतलब जैसे जैसे तुमने आर्या को हिट कर दिया तो उसने वापस तुम्हें हिट कर दिया। Sir, not exactly, but So suppose you slap Arya. so yeah, probably. But if I push a wall, if I'm applying 10 Newton, it won't produce any motion in it, but it will apply the same force back on me. But because the mass of the wall is so much, it will not show any effect in its motion. ये तो बात अच्छी नहीं लगी मुझे। मास वॉल का ज्यादा तो क्या एक्सेलरेट नहीं करेगी वो? No, sir. My mass compared to the wall of the mass is too less. So the force I'll apply, it will be far too insignificant to create any motion in the तो object. आप वॉल को पुश करते तो आपको क्या होता है? डू यू एक्सेलरेट? No. फिर मतलब आपका भी मास ज्यादा है। चलो अंचला, हाँ जी, यू टेल मी। यस सर, सो फर्स्ट पॉइंट नव्या का सही था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वी फेस एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, बट द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस इज कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी एक फोर्स नेचर में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है। वो सारी जो फोर्सेस होती है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं कि अगर आप कुछ एक्सर्ट करोगे तो आपको रिटर्न में मिलेगा। द सेकंड थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं। सो अगर मतलब तो ये कैंसिल आउट नेसेसरली एक दूसरे को नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हिट अ वॉल तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स अपने ऊपर फील कर रही हूँ। सो मतलब उन लोग का हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। एंड द थर्ड थिंग दैट टू नोट ओवर हियर इज कि ये जो दोनों फोर्सेस होती हैं ये कैंसिल करने का मुद्दा ही क्यों खड़ा हुआ? कि आपने एग्जांपल दिया था ना कि अगर वो आपने एक एग्जांपल दिया था बट एंड कौन पहले होता है, एक्शन या रिएक्शन? नहीं सर, ये पहले दूसरे की बात नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्स में कोई भी फोर्स ऐसे ही एग्जिस्ट थोड़ी करती है, वो लोग हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड का केस आई डोंट सी वो आ भी क्यों रहा है।
एंड एक और चीज ये थी कि ये जो आपने एग्जांपल दिया था कि अगर नव्या आई थिंक आर्या को हिट करेगी तो रिजल्ट में मिलेगा कि नहीं, दैट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज इन दोनों के बीच वो में मैं एज समझाता सच हूँ, कोई, जिस समय नव्या ने आर्या को स्लैप किया तो नव्या के हाथ पे भी चोट लग गई, तो वही हिसाब बराबर हो गया। हाँ एग्जैक्टली, उसको फिर से मारने की जरूरत नहीं है, मतलब आई एम सो सॉरी आई एम ब्रिंगिंग दिस अप, बट द ऑपोजिट रिएक्शन इज नॉट नेसेसरी बिकॉज उसी ठीक है, फर्स्ट इवेंट में ही सब कुछ कवर हो जाता है। तो आर्या इज हैप्पी ना, और नव्या इज हैप्पी, मतलब हु इज हैप्पी। चलो ठीक है, लेट इट बी। ठीक है बेटा, आप माइक ऑफ कर लो अपना। तो इसको जरा ध्यान से समझते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोर्स की, कि दुनिया की कोई भी फोर्स अकेली एग्जिस्ट नहीं करती। दुनिया में कोई भी फोर्स अकेली एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर एक फोर्स लगती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको ये ध्यान से सोचना है कि अगर यार यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है, तो देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग एट सम अदर पॉइंट। ठीक है, none of the forces is a sole force. Forces always exist in pairs of equal and opposite forces, and if you observe a force acting at a certain point, then you are sure that there must be a force acting at some other place which will be equal and opposite to this force, right? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे ध्यान से, माई वर्जन, राइट? इसको ऐसे याद ही नहीं करना है। If we fight, the reaction won't be equal, it will be greater. That's great. That should be the spirit actually. तो ध्यान से देखेंगे, तो मेरी स्टेटमेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ की, तो आगे से कोई आपसे न्यूटन्स थर्ड लॉ पूछे तो आपने ये स्टेटमेंट नहीं देनी है, टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? तो आप क्या कहेंगे कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट ए applies a force on another object B, then simultaneously object B applies an equal and opposite force on A। किसको एक्शन कहेंगे, किसको रिएक्शन कहेंगे? Any one of them may be called as action and other as the reaction। कौन पहले होता है? तो both occur simultaneously। हाँ जी अद्वैत, समझ में आया? और अगर आपको इसकी कैची सी लाइन याद करनी है, जैसे टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बचपन से याद है, वो बड़ी एक राइम में बना रखी है, तो रिदम में, तो कैची सी लाइन इसकी है, यू कैन नॉट पुश विदाउट बीइंग पुश्ड। है ना? तो दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता है, जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से बिल्कुल डिफरेंट है। ये ऑल टुगेदर एक सेपरेट स्टेटमेंट है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सी प्रॉपर्टी बताता है फोर्स की, कि दुनिया की कोई फोर्स अकेली नहीं होती। तो फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स
obviously of equal and opposite forces. So what is the significance of Newton's first law? Can I say that Newton's first law is contained in the second law? तो न्यूटन ने 2 क्यों लॉ दिए, एक ही दे देता? तो आप समझें, देर आर टू सेपरेट क्वेश्चंस। एक है फोर्स क्या है, दूसरा है कि फोर्स कितनी है। तो देर शुड बी ऑलवेज टू सेपरेट क्वेश्चंस, देर शुड ऑलवेज बी टू सेपरेट क्वेश्चंस। फोर्स क्या है और फोर्स कितनी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो व्हाट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी एंड देन हाउ डू वी मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? So the significance of the Newton's first law of motion is it defines force. ठीक है, आप देखो जो मैंने स्टेटमेंट दी है, आपने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। मेरी क्या स्टेटमेंट थी? मेरी स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल से थी। मैंने स्टेटमेंट दी, फोर्स इज एन एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो नहीं है ना। अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो परहैप्स आप मेरे को ये देते कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहता है, और अगर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता है, अनलेस उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगे, है ना। मैंने उसको सिंपल सुंदर साधारण शब्दों में कन्वर्ट कर दिया कि भाई एक्सेलरेट कर रहा है तो फोर्स चाहिए। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, है ना। तो इट डिफाइंस फोर्स, मतलब ये कह रहा है कि फोर्स चाहिए आपको एक्सेलरेट करने के लिए। तो वो जो मैंने डेफिनेशन लिखी वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आई ना, जो आपने स्टेटमेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की पढ़ी है कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी। तो उसका कंक्लूजन यही हुआ ना, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। दूसरा दूसरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ defines inertia. Newton's first law defines inertia. Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. Newton's law of inertia. It is known as Galileo's law of inertia. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने नहीं दिया था, गैलीलियो ने दिया था। ऐसा क्यों, मतलब दे दिया गैलीलियो ने, उसमें क्या है मतलब? गैलीलियो पहले पैदा हुआ था? नहीं, आई डोंट यूज दिस टर्म हॉग्ड क्रेडिट और समथिंग। मैं हॉग्ड का मतलब समझा दो पहले तो मुझे, फिर मैं जरा बात करूं इस बारे में। नहीं, न्यूटन को कोई फंडिंग थोड़ा थी, एडिसन के पास तो फंडिंग थी दुनिया जहान की। न्यूटन और एडिसन का कोई कंपैरिजन नहीं है ना। अनजस्टली स्टील, नहीं 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 नहीं, वो पोस्टह्यूमसली किया था उसने। गैलीलियो के मरने के बाद न्यूटन पैदा हुआ था, यू नो। फिजिसिस्ट न्यूटन को गैलीलियो की रीबर्थ मानते हैं।
गैलीलियो के मरने के 9 या 10 महीने के बाद अप्रोक्सीमेटली न्यूटन पैदा हुआ था। ठीक है, तो द आइडिया इज कि जहां पे गैलीलियो डाइड लीविंग हिज स्टडीज, फ्रॉम दैट पॉइंट न्यूटन टुक फॉरवर्ड द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स। तो गैलीलियो's लॉ ऑफ इनर्शिया देके ही डाइड, एंड व्हेन न्यूटन वाज लाइक ऑफ दैट एज जिसमें उसने ये सारी स्टडी शुरू की, तो ही समराइज्ड व्हाटएवर वाज डन बाय गैलीलियो, एंड देन ही वाज एबल टू प्रेजेंट मच मोर इंफॉर्मेशन इनटू दैट। तो न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं इसको। मैं थोड़ा सा और इससे पीछे लेके जाना चाहता हूँ। गैलीलियो इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड फिजिसिस्ट। गैलीलियो को सबसे पहला फिजिसिस्ट माना जाता है। गैलीलियो से पुराने जमाने के लोगों को फिजिसिस्ट नहीं बोलते थे, उनको फिलोसोफर्स बोलते थे। मतलब वो फिलोसफी झाड़ते थे, काम की बात नहीं करते थे। ठीक है, तो सबसे फेमस है इसमें अरिस्टोटल, सबसे बकवास कहानियां लिखता था ये। तो ये बहुत भयंकर फिलोसफी झाड़ता था। तो हिंदी में दार्शनिक बोलते हैं इन लोगों को। व्हाट इज एक्स डी? एक्स्ट्रा एच डी मतलब अल्ट्रा डायमेंशन। कौन सा एक्स डी मतलब? व्हाट इज एक्स डी? लाफिंग इमोजी। तो एलएमएओ टाइप्स। चलो ठीक है, तो फिलॉसफी की बात कर रहा था मैं। तो अरिस्टोटल वाज लाइक समथिंग जो देखता था आसपास क्या चल रहा है, एंड ही यूज्ड टू प्रपोज द थ्योरीज ऑन दैट। तो अरिस्टोटल के टाइम पे, मैं बोल रहा था इनको हिंदी में दार्शनिक बोलते थे। अरिस्तु नाम पढ़ा है मैंने इसका हिंदी की किताबों में, अरस्तु ऐसे बोलते थे इसको, राइट। तो ये बोलता था कि यार देखो, दुनिया में ना हर एक चीज का एक नेचुरल प्लेस होता है। जो चीजें धरती से डेराई हुई हैं उनका नेचुरल प्लेस धरती है, जो चीजें आसमान से निकली हैं उनका नेचुरल प्लेस आसमान है। इसलिए आप एक पत्थर उठाओ और छोड़ दो तो नीचे गिर जाता है, और इसलिए आप अगर धुआं चलाओगे तो वो ऊपर को उठ जाता है। वो मैथमेटिशियन होगा यार। भाई कैमरा कौन ऑन कर रहा है अपना? प्लीज अपने कैमराज ऑफ रखो। ये यहाँ पे साइड में डिस्प्ले आ जा रहा है तुम्हारे कैमराज ऑन करने की वजह से। तो अरिस्टोटल के टाइम पे ये चीजें चलती थी। भाई आपको इंटरेस्टिंग लगी ना सुनने में कि स्टोन्स अर्थ से डेराई हुई हैं तो उनको छोड़ दो तो अर्थ में गिर जाती हैं, और धुआं जो है वो स्काई से डेराई हुआ है इसलिए वो ऊपर को उठता है। तो दैट वाज द काइंड ऑफ थ्योरीज ही यूज्ड टू प्रपोज एट दैट टाइम। और दूसरी मस्त थ्योरी, ये थी कि आप अगर एक फुटबॉल को ग्राउंड पे किक करो तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, और अगर आपको फुटबॉल को चलते रखना है तो आप उसको बार बार किक करना पड़ेगा। तो ही वॉज अरिस्टोटल सजेस्टेड दैट अरिस्टोटल वॉज द पर्सन मे बी टू कॉइन द टर्म फोर्स। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि इसी ने ये टर्म कॉइन की थी, but he was the person to coin the term force maybe, and he said that a force is required to maintain motion. अगर आपको किसी चीज को चलते रखना है तो आपको जाके बार बार उसको धक्का मारना पड़ता है। तो a force is required to maintain motion of the object. So another statement from सिद्धार्थ केम्स, अरिस्टोटल said force is proportional to velocity. ऐसा भी कहा हो सकता है उसने कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी आपको इम्पार्ट करनी है उतनी ज्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। तो मे बी दैट, बट ठीक है, मैंने उसके मैथमेटिक्स के बारे में नहीं पढ़ा। बट गैलीलियो वाज द पर्सन टू सजेस्ट दैट ऐसा नहीं होता है। गैलीलियो बिलीव्ड इन एक्सपेरिमेंट्स। गैलीलियो ऐसे बैठे बैठे थ्योरीज प्रपोज नहीं करता था। ही यूज्ड टू डू द मेजरमेंट्स केयरफुली एंड देन कम आउट विद दिस। तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो सारा गैलीलियो का पढ़ाया हुआ है। और इनफैक्ट ये जो आप फॉर्मूले पढ़ते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो ये तीनों गैलीलियो की दी हुई इक्वेशंस है। तो ये क्वांटिफाई इसको गैलीलियो ने कहते हैं। गैलीलियो कॉइन्ड द टर्म एक्सेलरेशन। यस, गैलीलियो मेड अ टेलीस्कोप टू, एंड गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट कि यार सन के राउंड अर्थ घूमती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वो बोलता नहीं था, उसको पता था चर्च वाले उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे।
तो ही नेवर यूज्ड टू स्पीक दैट, मे बी। ठीक है, ब्रूनो कौन है ये? हाँ, Copernicus said it. Galileo believed in that, but Galileo never came out openly for that. तो गैलीलियो को भी अपने टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता था, बट ही नेवर केम आउट ओपनली विद दिस थिंग्स। तो खैर अपन वो कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि गैलीलियो वाज द पर्सन हु यूज्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स एंड ही शोड कि अगर हम एक स्मूथ सरफेस क्रिएट कर रहे हैं, अगर एक आइस का फ्लोर बना लें, तो उसके ऊपर आप एक ऑब्जेक्ट को पुश कर दोगे तो बहुत देर तक चलता रहेगा। एंड देन ही सजेस्टेड कि एक्चुअली फुटबॉल रुक जाती है बिकॉज उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। अगर फोर्स की एब्सेंस हो जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं। तो गैलीलियो केम आउट विद दिस टर्म कॉल्ड इनर्शिया। ही सेड कि दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखना चाहता है। तो दिस इनर्शिया was coined by Galileo and Newton's first law is actually the Galileo's law of inertia. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होने वाली है। अब यहाँ पर आ जाए, एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। अगर यहाँ पे इधर देखें ध्यान से, एक सरफेस लिया मैंने, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा मैंने, और इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाली फोर्सेस के बारे में बात करता हूँ। तो छोड़ो फोर्सेस के बारे में क्या बात करनी है, ठीक है। इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रही है, वी ऑल नो हर एक चीज को अर्थ नीचे खींच लेती है एक फोर्स से। और इस ब्लॉक का इस नीचे वाले ग्राउंड के साथ कांटेक्ट, तो ग्राउंड इसको ऊपर को पुश कर रहा होगा एन फोर्स से, ब्लॉक ग्राउंड को नीचे पुश कर रहा होगा, ग्राउंड ब्लॉक को ऊपर पुश कर रहा होगा। तो ये दो फोर्सेस लग रही होंगी इस पे। एंड वी हैव एन ऑब्जर्वर ओवर हियर एंड दिस ऑब्जर्वर, let us name this observer as O1. तो this observer observes the state of motion of this block, और ये ऑब्जर्वर कहता है ये ब्लॉक यहाँ पड़ा है और यहीं पड़ा है, कहीं नहीं जा रहा, तो दिस इज लाइंग एट रेस्ट कंटिन्यूसली, सो द नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी 0। तो ये कहता है कि ठीक है, n प्लस mg का रिजल्टेंट 0 होगा और इसकी एक्सेलरेशन भी 0 होगी। तो इसको बिल्कुल न्यूटन की बात पसंद आ रही है कि हाँ यार, इस पे नेट फोर्स भी 0 है और इसकी एक्सेलरेशन भी 0 है। नाउ लेट अस कंसिडर सपोज a trolley and there is another observer on this trolley. Let us call this observer as O2. बंदर जैसा लग रहा देखने में ये, चलो कोई बात नहीं। तो let us observe this as O2। तो O2 की बात करते हैं और सपोज O2 फिक्स्ड है, ट्रॉली पे गिरने वाला नहीं है इससे, और ये ट्रॉली खुद A0 एक्सेलरेशन से राइट साइड की तरफ जा रही है। तो अगर मैं ऑब्जर्वर O2 से पूछूं ब्लॉक के बारे में, भाई बता ब्लॉक की एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है, तो क्या बोलेगा वो? तो O2 कहेगा कि ये जो ब्लॉक है वो A0 एक्सेलरेशन से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट। तो एज सीन बाय ऑब्जर्वर 2 द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज टुवर्ड्स लेफ्ट। अब फोर्सेस इस पर वही दो लग रही है, n और mg, और तो कोई फोर्स लग नहीं रही थी। तो एक ऑब्जर्वर के फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 है और नेट फोर्स भी 0 है, दूसरे ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्सेस तो वही सी लग रही हैं यार, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो गड़बड़ हो गई। अब कौन न्यूटन की बात माने, कौन न्यूटन की बात ना माने? तो सिद्धार्थ शर्मा ने एक टर्म लिखी है यहाँ पे, इनर्शियल फ्रेम। ये क्या होती है? हाँ जी सिद्धार्थ, डिफाइन इनर्शियल फ्रेम। कर अनम्यूट कर जरा, समझा मेरे को, इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं ये? हेलो। हाँ जी। यस सर, तो इनर्शियल फ्रेम तो मतलब आप रेस्ट पे हो, आप खुद यू आर नॉट मूविंग। तो इनर्शियल फ्रेम इन अ सेंस तो ये हम ये सीधे कह देते हैं कि न्यूटन्स लॉ जहाँ पे एप्लीकेबल है वो एक इनर्शियल फ्रेम होती है, बाकी सारी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर नॉन इनर्शियल। वहाँ पे एक सूडो फोर्स और एक एक्सेलरेशन ऑलरेडी है, उसके अलावा आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन देख रहे हो उसमें। समझ आया बाकी लोगों को क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया सिद्धार्थ, बंद करो और कोई अच्छा बेटर एक्सप्लेनेशन। मनन मेहता बोलता है फ्रेम इज नॉन मूविंग और एट यूनिफॉर्म मोशन। तो पता कैसे चलेगा कि फ्रेम मूव नहीं कर रहा है?
हाउ डू आई नो कि वो मूव कर रहा है? एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है तो कहाँ से पता चलेगी एक्सेलरेशन 0 है? एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए तो कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा। एक ऑब्जर्वर ले लेता हूँ O3, ये भी A0 एक्सेलरेशन से चल रहा है, इससे पूछो ये कहेगा O2 की एक्सेलरेशन 0 है। हाँ भी आदित्य, तू समझा दे। सर हाँ जी। तो मेरे ख्याल से इनर्शियल फ्रेम वो होती है कि जो ऑब्जर्वर देख रहा है, इफ एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ फ्रेम एंड इफ the frame is accelerating with respect to the observer, then it is non-inertial, and if it is not accelerating with respect to observer, then it is inertial. उस ऑब्जर्वर की क्या ऑथेंटिसिटी है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? सर मैं नहीं जानता। ठीक है, बंद कर भाई। तो एक तो ये समझें कि हम अब यहाँ पे कुल मिला के काम की बात ये है कि मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाहता हूँ, जिन लोगों ने पहले इनर्शियल फ्रेम टर्म नहीं सुनी उनको ये बात जल्दी समझ में आएगी, बाकी लोग तो अपनी ब्लॉकेज में हैं, उनको पहले ही कुछ कुछ याद है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ये वो फलाना ढिमकाना, है ना, वो नहीं बात हो रही है। ऐसे समझो, ये प्राइवेट मैसेज नहीं डालो भाई यार, पब्लिक में डालो जो भी डालना है, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा से सुने मेरी बात। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहा था कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई दे और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो नॉन एक्सेलरेटेड दिखाई दे। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ जो भी हम लिख रहे हैं उसमें हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कि भैया एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो आप कहेंगे फोर्स लग रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को, क्योंकि रिलेटिव मोशन अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आपको कोई भी ऐसी डेफिनेशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बेसिस पे डेफिनेशन दी जा रही हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये वैल्यूज तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट वैल्यूज रखती हैं, इसका मतलब हमारे रिजल्ट डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंट आने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रेम्स, वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट, एक्सेलरेशन कैन बी डिफरेंट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह रहा है कि भैया अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो उस पे नेट फोर्स 0 होगी। तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि यार ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये स्टेटमेंट देने के लिए मेरे को एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। बिना रेफरेंस फ्रेम आइडेंटिफाई किए मैं ये स्टेटमेंट ही नहीं दे सकता कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की नई स्टेटमेंट सुने अब आप, ठीक है, अच्छी वाली स्टेटमेंट, एक गुड अच्छे फिजिक्स स्टूडेंट की तरह। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 then it is possible for us to find a frame of reference in which its acceleration will also come out to be 0. क्या कहता है? if the net force acting on an object is 0 then it is possible for us to find a frame of reference in which its acceleration will also be 0. ठीक है, तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है
inertial frame of reference. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ 3 चीजें डिफाइन करता है। पहला फोर्स को डिफाइन करता है, दूसरा इनर्शिया को डिफाइन करता है, और तीसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करता है। If any frame of reference is accelerated with respect to an inertial frame of reference, then it will be a non-inertial frame of reference. तो मनन मेहता ने एक स्टेटमेंट दी यहाँ पे। मनन मेहता कह रहा है कि इसका मतलब O1 एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो O1 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कैसे पता चलेगा? O1 एक्सेलरेट नहीं कर रहा, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो क्या अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नहीं, अर्थ तो घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट, एक्सेलरेट कर रही होगी यार। अर्थ तो सन के राउंड भी चक्कर काट रही है। तो क्या सन एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? फिर कौन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? पता नहीं, है ना? कोई भी नहीं होगा, फिर क्या करें? ठीक है, एज्यूम करें, जुगाड़ करें। तो एज्यूम कैसे करें? किसको एज्यूम करें? कौन सा ज्यादा बेहतर है? अर्थ को इनर्शियल मानना ज्यादा बेहतर है या सन को इनर्शियल मानना ज्यादा बेहतर है? कन्वीनियंस की बात नहीं होती है, एक्यूरेसी की बात होती है। तो अगर आपने एक पत्थर ऊपर फेंका जो कि 2-4 मिनट में नीचे गिर जाएगा, कि वापस या 20-30 सेकंड में नीचे गिर जाएगा, तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक हवाई जहाज यहाँ से चला और उसको अमेरिका पहुंचना है, तो जितनी देर में वो अमेरिका पहुंचेगा उतनी देर में दुनिया कहाँ से कहाँ घूम के चली गई होगी, दिन का रात हो गया होगा, रात का दिन हो गया होगा। तो एक एयरप्लेन के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अर्थ को फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना ठीक नहीं है। उस केस में सन को मानना बेहतर रहेगा, है ना? तो दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मोशन। आपने यहाँ से एक स्पेसशिप भेजा जिसको यूरेनस तक पहुंचना है, तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने में तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा ना यार। Yes, so it will depend on the scale, it will depend on the kind of accuracy that we require, right? तो अगर हम नॉर्मल अर्थ के ऊपर मूविंग ऑब्जेक्ट्स की एक आधे ब्लॉक को फेंक के मारा और कहाँ जाके गिरेगा, फुटबॉल के मोशन को डिस्क्राइब करना है,
तो छोटी मोटी मशीन्स जमीन पे रखी हुई हैं, उनके मोशन को डिस्क्राइब करना है तो ट्रीट अर्थ एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपको रॉकेट्स लॉन्च करने हैं या एयरप्लेन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने हैं अर्थ पे, तो आप सन को एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानो। अगर आपको यहाँ से एक स्पेसशिप छोड़ना है जिसको सोलर सिस्टम से भी बाहर लेकर जाना है, तो उसमें आप और जो डिस्टेंट स्टार्स हैं बहुत ही दूर, जो सालों से वही दिखाई दे रहे हैं, हिले नहीं, आज तक वही हैं, उनको मान लो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो डिस्टेंट स्टार्स हैं, वेरी डिस्टेंट स्टार्स, दे कैन बी कॉल्ड एज अ फिक्स्ड स्टार्स, तो उनको हम रेफरेंस मान के उनके रिस्पेक्टिव मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो that depends on the kind of accuracy that we require. So as such, it is not possible for us to identify an absolute inertial frame of reference. It is not possible for us to find a frame of reference which is absolutely at rest or absolutely moving with constant velocity, because there is nothing absolute, everything is relative, right? So ऐसे पॉसिबल नहीं है, बट हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ग्राउंड को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे, और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट करने वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको नॉन इनर्शियल मान लेंगे। ठीक, आप एक बस में बैठे हुए हैं, बस स्टेशनरी है, अचानक बस आगे चल पड़ती है, तो आपको क्या लगता है? किसी ने आपको पीछे धक्का दे दिया, है ना? Somebody pushed you backward. Who pushed you backward? अचानक बैठे बिठाए एक्सेलरेट करके, अबे बस तो आगे चल पड़ी, बस तुम्हें पीछे कैसे धक्का देगी यार? क्यों मनन? बस तो आगे चल पड़ी ना। हाँ, तो बॉडी का लोअर पार्ट आगे चला गया, तो ऊपर वाला पीछे चला गया, वहीं रह गया। तो व्हाट हैपेंस इज, आप जरा आप ध्यान से समझें कि अगर आप बस में बैठे हैं, बस स्टेशनरी, और अचानक बस आगे चल पड़ती है, तो यू फील लाइक कि आप पीछे चले गए। तो ध्यान से सोचना जरा, जो आपको फीलिंग आ रही है कि आप वो पीछे चले गए, आपको फील हो रहा है कि आपको किसी ने पीछे पुश कर दिया, तो पहली बात तो ये एक फॉल्स फीलिंग है, ये एक स्यूडो फीलिंग है। आप पीछे नहीं गए, एक्चुअली आपकी बॉडी का लोअर पार्ट आगे चला गया, आपकी बॉडी का लोअर पार्ट आगे चला गया। और अगर आप न्यूटन के फॉलोअर हैं और फर्मली बिलीव करते हैं न्यूटन की बातों में, तो आप कहेंगे नहीं यार, मेरे को तो किसी ने पीछे धक्का दिया है, मैं पीछे चला गया। तो आप एक स्यूडो फोर्स, एक फॉल्स फोर्स इमेजिन करेंगे अपने ऊपर लगती हुई, जो आपको पीछे ले गई। और ये जो आप पीछे गए हैं, ये आप बस की सीट्स के रिलेटिव अपने आप को देख रहे हैं। एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज, आपकी बॉडी का अपर पार्ट वहीं रह गया है और आपकी बॉडी का लोअर पार्ट ग्राउंड के रिलेटिव आगे चला गया है। तो ग्राउंड के रिलेटिव आपकी बॉडी का अपर पार्ट वहीं है, उसको किसी ने पीछे पुश नहीं किया इसलिए वो वहीं है, किसी ने आगे भी पुश नहीं किया इसलिए वहीं है, राइट? तो ग्राउंड बीइंग एन इनर्शियल फ्रेम, उसमें आपकी बॉडी का अपर पार्ट रिमेन्स एट रेस्ट विदाउट बिकॉज देयर इज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, लेकिन आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो आगे को चला गया बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर यही चीज बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं, तो बस अचानक चल पड़ी, यानी बस आगे को एक्सेलरेट की, और बस अगर अचानक आगे को एक्सेलरेट करी तो बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप पीछे एक्सेलरेट कर जाएंगे। जैसे इस ऑब्जर्वर O2 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ब्लॉक पीछे एक्सेलरेट कर जा रहा है ना। तो ये जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स होते हैं, इन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल रियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यू हैव टू इमेजिन ए फॉल्स फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, अ स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इस कहें यार O2 को फिजिक्स आती है और ये न्यूटन का फॉलोअर है और ये मेजर कर रहा है कि इस ब्लॉक के पास पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो ये ऑब्जर्वर एक फोर्स मेजर करेगा इस ब्लॉक पे लगती हुई। अगर ब्लॉक का मास m है, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि अगर न्यूटन की बात ठीक है तो देयर मस्ट बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। किधर की तरफ लग रही होगी वो फोर्स?
लेफ्ट साइड की तरफ लग रही होगी। कितनी लग रही होगी? एम ए नॉट, एम ए नॉट। सभी को समझ में आ रहा है? एम किसका मास है? O2 का। ब्लॉक का। ठीक है, तो अगर आपके पास when we describe the motion of objects from an accelerated frame of reference, when we describe the motion of objects from an accelerated frame of reference, we imagine a false, pseudo, नकली force on the object, and this false or the pseudo force is minus mass of the object into acceleration of the frame of reference. So apart from the real forces which we are going to study in this chapter, there will be a false force, there will be an imaginary force applied on the objects, which will be called the pseudo force. और जिस ऑब्जेक्ट का मोशन आप डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं उसका मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है जी, स्नैपशॉट्स लेने हैं। कहाँ से? बिगिनिंग से? नोट कर लो, मैं तो बहुत खुश होता हूँ अगर आप नोट करते हैं। तो स्नैपशॉट्स में क्या मजा है? कौन बाद में दोबारा से स्नैपशॉट में से कॉपी करेगा? अभी कर लो। कर लो बेटे नोट। जिस दिन क्लासेस शुरू होंगी सबकी कॉपी चेक करके साइन करूंगा उस पर, पता चल जाएगा तुमने क्या पढ़ा है। हाँ जी, पीछे वाला कुछ रह गया हो? F pseudo is equal to minus mass of the object into acceleration of the frame of reference on the object, pseudo force on the object. चलिए ठीक है जी, तो ये हमारे 3 बेसिक लॉज हो गए। फर्स्ट लॉ सबसे जबरदस्त है। समझ में आ रहा है फर्स्ट लॉ का इतना सिग्निफिकेंस है? मतलब से हम कितनी आसानी से कह देते हैं फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ को एक बार हम दोबारा से देखते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको मैं एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू dv बाई dt लिख सकता हूँ। इसको d बाई डी टी ऑफ एम वी लिख सकता हूँ। इसको dp बाई dt लिख सकता हूँ। This p is another term coined for the quantity of motion in an object, and it is the product of the mass and velocity of the object. Linear momentum बोल देते हैं इसको। Now
force is equal to dp by dt. तो I may write dp as f net into dt, integrating both sides. Suppose momentum changes from p initial to p final and the time interval is 0 to delta t. So I suppose at the beginning of the interval the momentum was pi and the force acts for a time interval delta t, and at the end of the interval the momentum is pf. So I get pf minus pi is equal to integral f net dt 0 से डेल्टा टी, और डेल्टा पी is integral of f net delta t. So f is equal to dp by dt is called a differential form of Newton's second law. This is called integral form of Newton's second law. This is the integral form of Newton's second law, or this statement is also known as impulse momentum theorem. We write delta p is equal to I vector, where I vector is integration of f net dt 0 से delta t, and this is called the impulse imparted by a force to an object. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो वो क्या क्रिएट करती है? किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो वो क्या करती है? उसका मोमेंटम चेंज कर देती है. तो द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम. तो जितनी देर तक फोर्स लगी उतनी देर में उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आया, इसको मेजर कर रहे हैं. एंड दिस रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स इज व्हाट वी कॉल द इंपल्स ड्यू टू अ फोर्स, और इंपल्स इम्पार्टेड बाय द फोर्स. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय इंपल्स ऑफ अ फोर्स, तो you will say that the impulse of a force is the change in momentum produced by the action of that force. So impulse of a force is the change in momentum produced by that force. अब हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में था dp by dt. ये हमारी एक इंस्टेंट पे लगने वाली फोर्स होगी. अगर मेरी फोर्स वेरिएबल होगी तो मैं एक टर्म और डिफाइन करूंगा, एवरेज फोर्स, एंड एवरेज फोर्स विल बी डेल्टा p बाय डेल्टा t. इसके ऊपर आपको 9th 10th में पढ़ाया जाता ना, एक वो क्रिकेटर है, बॉल को कैच कर रहा है, तो बॉल को कैच करते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है, तो डेल्टा टी इंक्रीज कर लेते हैं. चेंज इन मोमेंटम फिक्स है, बॉल एक सर्टेन वेलोसिटी से चल रही थी और उसके बाद वो आपके हाथों में जाके रुक गई, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम तो उतना ही है जब भी आपने उस बॉल को कैच करना है. अब आप उस बॉल को एकदम से रोक देते हैं तो डेल्टा टी कम कर देते हैं, तो एवरेज फोर्स आपके हाथों पे ज्यादा लगती है. इफ यू वांट टू रिड्यूस दैट फोर्स तो आप डेल्टा टी को इंक्रीज कर लेते हैं. आप किसी हाइट से गिर गए जमीन पे, तो अगर आप ग्राउंड पे हार्ड फ्लोर पे गिरते हैं तो जल्दी रेस्ट पे आ जाते हैं. जल्दी रेस्ट पे आ जाते हैं तो आपको इम्पैक्ट फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है. और अगर आप किसी सॉफ्ट फ्लोर पे गिरते हैं जो थोड़ा सा नीचे दब जाता है, तो आपका टाइम जितनी देर में आप रेस्ट पर आने वाले हैं वो इंक्रीज कर जाता है, तो उससे एवरेज फोर्स डिक्रीज कर जाती है. राइट. Then we will talk about the common forces
around us. No, it is not the surface tension, it is again the inertia. पानी ठीक है, आपको लगता है कि पानी फ्लेक्सिबल है, लेकिन अगर आप एब्रप्टली पानी पे गिरेंगे तो पानी को डिस्प्लेस नहीं होगा पानी ना, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट फोर्स लगेगी आपके ऊपर. आप धीरे धीरे पानी में एंटर करेंगे तो यू विल हैव टाइम टू डिस्प्लेस वाटर साइडवेज और आप उसके अंदर घुस जाएंगे. सरफेस टेंशन का उससे कोई लेना देना नहीं है. और हाँ जी, चले आगे. विल टॉक अबाउट दी कॉमन फोर्सेस अराउंड अस. तो पहले मैं बिल्कुल बेसिक पे जाता हूँ, दी फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. Momentum is not impulse. Change in momentum produced by a force is called impulse. Due to that force. Impulse is the effect of force on an object. फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं तो फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब है कि वो अपने आप से एग्जिस्ट करते हैं और हमें नहीं पता कि उसका आगे ओरिजिन क्या है. व्हेन आई से समथिंग इज अ फंडामेंटल फोर्स, मतलब वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकती. जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल्स जिनके फर्दर टुकड़े ना किए जा सके. एटम इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल. एटम इज फर्दर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, उसके आगे फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते. यस, काइंड ऑफ एलिमेंट्री. तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आती है. तो दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं और इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और इनके बीच में डिस्टेंस r है, so they are going to attract each other by a force that is g m1 m2 by r square, है ना. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है. इसका जो मतलब रीजन है कि ये फोर्स कहाँ से आती है तो मुझे नहीं मालूम ये फोर्स कहाँ से आती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उनके बीच में ये फोर्स आती है. तो इसलिए मैं इसको एलिमेंट्री बोल रहा हूँ कि उसके आगे फर्दर नहीं मालूम कि ये क्या कैसे ओरिजिनेट होती है. आप लोगों ने कुछ अलग अलग कहानियां पढ़ रखी हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. आई एम हैप्पी विद दिस कि हाँ ये फोर्स होती है बस. ठीक है, तेरे स्टेटमेंट देने से पहले मैंने स्टेटमेंट दे दी तो योर क्वेश्चन इज रिजेक्टेड मनन जी. ठीक है, तो मुझे पता है ना, मतलब साथ में कहीं से भी कुछ भी बीच में से आने वाला है, ग्रेविटोन क्या होता है और कर्वेचर ऑफ स्पेस क्या होता है, तो मुझे कुछ नहीं आता. मैं इतनी जानकारी के साथ खुश हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. कैसी आती है पता नहीं, ऊपर वाले ने बना के भेजी है. दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज द फोर्स बिटवीन देम. ठीक. दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो दुनिया के कोई भी दो पार्टिकल्स जिनके पास चार्ज है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और इस चार्ज की वजह से जो इंटरेक्शन है वो दो तरीके का होता है. एक इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होता है, एक मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है. 12वीं क्लास में पढ़ाऊंगा इसके बारे में मैं आपको, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में. फिलहाल चार्जेस की वजह से जो फोर्स आती है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इनसाइड द एटम अराउंड द न्यूक्लियस. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे प्लेनेट सन के अराउंड घूमने के लिए मजबूर हैं और हम सब धरती पे रहने के लिए मजबूर हैं. और इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फंसे हुए हैं, एटम के अंदर मजबूर हैं उसके अराउंड घूमने के लिए. तो व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय चार्ज? तो चार्ज का तो मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं.
तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट इज एबल टू शो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाउंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द फोर्स दैट होल्ड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन साइड अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और किताबों में लिखा रहता है एक वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होती है जो आपके बीटा डीके के अंदर इन्वॉल्व होती है। अगर आपने कभी अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ा हो, तो मैं अभी फिलहाल उसकी कहानी में नहीं जा रहा हूँ। तो एक वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होती है जो बीटा डीके में इन्वॉल्व होती है। और थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज ये देना चाहूँगा, और क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है इसलिए बता रहा हूँ कि weak nuclear force is no more regarded as a fundamental force. It is no more regarded as a fundamental force. It has been shown that it has been derived from it is derived from electromagnetic force. ऐसा प्रूव किया जा चुका है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही स्पिल ओवर इफेक्ट है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कभी हम फंडामेंटल फोर्स मानते थे, क्योंकि तब तक हमें लगता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। बट अभी हमें मालूम है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, दे आर फर्दर डिविजिबल इनटू क्वार्क्स। तो एक्चुअली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स के बने होते हैं। लेप्टॉन्स क्वार्क्स क्या होता है ये? आधी अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्वार्क्स के ही बने होते हैं, लेप्टॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर क्वार्क्स के बने होते हैं। और इन क्वार्क्स के बीच की जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसकी वजह से हमें न्यूक्लियर फोर्स दिखाई देती है। तो क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन फोर्स को हम फंडामेंटल फोर्स मानते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, अप क्वार्क डाउन क्वार्क ये इनके नाम हैं। टॉप क्वार्क बॉटम क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं इनके, आपकी जानकारी के लिए अगर आप सुनना चाहते हैं तो। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में आप क्वार्क और डाउन क्वार्क पाए जाते हैं। तो चलो ठीक है, आई डोंट वांट टू ड्वेल इनटू दिस थिंग। तो ये हमारी फंडामेंटल फोर्सेज है। व्हाई डू आई कॉल देम एज फंडामेंटल फोर्सेज? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया की बाकी सभी फोर्सेस इनसे डिराइव्ड हैं। अगर आप बाकी की फोर्स की बात करें तो जिस फोर्स से आप अपने हाथों में पेन को होल्ड करके रखे हुए हैं वो आपके पेन के एटम्स और आपके हाथों के एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पेन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डेवलप होने वाला इंटरैक्शन है। और वो इंटरैक्शन डेवलप हो रहा है बिकॉज उनके पास चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से हो रहा है। तो जिस फोर्स से आपने पेन को पकड़ा हुआ है, प्रोवाइडेड आप पेन से लिख रहे हैं, तो जिस फोर्स से आपने पेन को पकड़ा हुआ है, या अगर आप टेबल पे, जैसे मैं अभी अपनी टेबल के ऊपर अपनी एल्बोज रख के बैठा हुआ हूँ उसकी सपोर्ट पे, तो मैं अपनी एल्बोज से टेबल को पुश कर रहा हूँ। तो ये जो पुश या पुल रूटीन लाइफ में आप डेवलप कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर पाते हैं, धक्का दे पाते हैं, ये सारी फोर्सेस एटम्स के पास चार्जेस जो हैं उनके इंटरैक्शन की वजह से डेवलप होती हैं। तो आपको ये सारी फोर्सेस मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन से डिराइव्ड होती हुई दिखाई देंगी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आपने सुना हो कभी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आपने सुना हो, स्प्रिंग फोर्स आपने सुना हो,
तो नॉर्मली आप किसी भी चीज को पुश या पुल कर रहे हैं तो ये सभी फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन की वजह से आ रही हैं। इन एडिशन टू दैट देयर इज अ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन ऑल्सो। तो ग्रेविटी का जो सबसे बड़ा इंटरैक्शन अपने को देखने को मिलता है, तो हम सब लोग एक बड़े मैसिव प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं और उस मैसिव प्लेनेट अर्थ की वजह से अपने को एक बड़ी जबरदस्त ग्रेविटी की फोर्स दिखाई देती है, जिसकी वजह से हम सब अर्थ की तरफ खींचते हैं और किसी भी चीज को उठा दो तो वो नीचे गिर जाती है, छोड़ दो। तो एक वो ग्रेविटी की फोर्स अपने को दिखती है। हम सब भी एक दूसरे को ग्रेविटी की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट जो आपके और मेरे बीच में, या आप एक दूसरे के आसपास बैठे में, या आपके और आपकी स्क्रीन के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करती है, बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत वीक है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये जो आपने वर्ड लिखा इलास्टिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस की, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। केमिस्ट्री में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, शायद केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे आप वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जो भी ये फोर्सेस देखेंगे वो समझेंगे आप। बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ी है क्या कभी कभी आप केमिस्ट्री में? आपने बॉन्ड फॉर्मेशन, तो व्हाट इज अ बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब है? अच्छा, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? डाइपोल मूवमेंट सुनने में फोर्स लग रही है तेरे को क्या? डाइपोल मूवमेंट इज अ फोर्स? क्या उल्टा सीधा सवाल पूछ रहा है यार। इट इज अ मूवमेंट, वो एक पल है केवल, बता। चलो, मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट मतलब पल, एक पल। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? हाँ, तो व्हाट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स? तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? मतलब मूवमेंट ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। चलो जाने दो, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा था। बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम्स न्यूक्लियाई। ना, कुछ भी नहीं समझ में आया मेरे को। अच्छा, एक हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, या एक एटम है मेरे पास ऑक्सीजन एटम। इस ऑक्सीजन एटम को मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ कि बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। ये एक ऑक्सीजन एटम है। ये एक दूसरा ऑक्सीजन एटम है जिसमें बीच में एक पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है और इसके अराउंड एक क्लाउड है इलेक्ट्रॉन्स का। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ अ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन? O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड कैसे बनता है? मेरे को वो कहानी नहीं चाहिए, उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो दोनों एक एक दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और इसलिए इकट्ठे मिलके रहते हैं। एरिया ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्बिटल इज, अबे एरिया को लेंथ बता रहा है यार, मैं तो भाग जाऊंगा ना छोड़ के यार। हाउ ए बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन दीज टू एटम्स? कभी सुना बॉन्ड पेपर? डीड, यस, एग्रीमेंट। तो बॉन्ड इज एन एग्रीमेंट है ना। तो इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, मतलब इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया एक दूसरे के साथ कि इकट्ठे मिलकर रहेंगे। वो ठीक है, वो तो कहानी हो गई। फिजिक्स की टर्म्स में बात करते हैं, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ?
मेरे को अभी तक आंसर नहीं मिला मेरे क्वेश्चन का, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, या आप ये समझाओ कि इन्होंने बॉन्ड बनाया तो क्या हुआ। मनन मेहता आंसर दे रहा, रेडियस, रेडियस मतलब एट विच टू एटम्स हैव द लीस्ट एनर्जी इज बॉन्ड लेंथ। साथ में मोस्टली लिख दिया, ये मोस्टली का मतलब क्या है, जैसे अपन अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं भैया आंसर ठीक नहीं पता, लगभग ऐसा सही है। तो जब ये ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो ये ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन एटम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और अगर मैं बाहर से बहुत दूर से इस ऑक्सीजन एटम को देखूं तो मेरे को इसका चार्ज 0 दिखाई देगा। तो जब ये दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से सफिशिएंट डिस्टेंस पे हैं तो they are not able to see each other's charge, they are not able to either attract each other or they are not able to repel each other. But if as a matter of chance they come very close to each other, if they come quite close to each other, then they start observing the charge of each other. फिर इनको चार्ज दिखना शुरू हो जाता है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को रिपेल करता है और इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। और ऐसे ही इस राइट वाले का पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और इन दोनों के नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नहीं, सिद्धार्थ की स्टेटमेंट अच्छी नहीं है। स्वीट स्पॉट क्या होता है? ये तो बेसबॉल के बैट में होता है शायद स्वीट स्पॉट। तो बिगिनिंग में जब ये बहुत दूर थे तो इनके बीच में ना अट्रैक्शन थी ना रिपल्शन थी, बट अगर इनके बीच का डिस्टेंस एक सर्टेन डिस्टेंस से कम हो जाता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। पहले अट्रैक्शन डेवलप होती है, अगर पहले अट्रैक्शन डेवलप हुई तो ये और क्लोज आएंगे, अगर पहले अट्रैक्शन नहीं डेवलप हुई, पहले ही रिपल्शन डेवलप होगी तो ये कभी बॉन्ड बनाएंगे नहीं, दूर से ही भाग जाएंगे एक दूसरे को देख के। बट अगर इनमें पहले अट्रैक्शन डेवलप हो गई तो दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। as they come closer to each other the attraction increases, it increases and they start coming closer to each other। बट जब ये एक डिस्टेंस से ज्यादा क्लोज आना शुरू होते हैं तो इनके बीच में अब रिपल्शन भी आनी शुरू हो जाती है। और किसी भी मोमेंट पे, ये अब मैं इनको पॉइंट से समझा रहा हूं, तो जब ये बिगिनिंग में थे तो इनके बीच में रिपल्शन कम थी और अट्रैक्शन ज्यादा थी। तो जब तक अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्शन कम है, दे विल प्रेफर टू कम क्लोजर टू ईच अदर। जैसे जैसे ये क्लोज आते जाएंगे अट्रैक्शन कम होती जाएगी, रिपल्शन बढ़ती जाएगी और एक स्टेज आएगी जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी। यहाँ पे नेट फोर्स इनके बीच की 0 हो जाएगी। This is the equilibrium separation between them and this is what we call as the bond length. So bond length is the separation between the two atoms when the force of attraction and force of repulsion has balanced each other. Now the net force on each of them is 0. Now why do they love to stay at this distance? Why do they form bond at this distance? अगर वो इससे पास आएंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगी and they will move away from each other, और अगर वो इससे दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी एंड दे विल कम बैक टू दिस पोजीशन। तो ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन है। अगर इससे पास लेकर आएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगी और इनको दूर लेकर जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। नाउ डज दिस शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी टू यू? है ना? तो एटम के बीच में या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, तो अब आप समझ रहे हैं कि अगर आपने एक पेन को होल्ड किया हुआ है तो आपके पेन के एटम्स
और आपके हाथों के एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन डेवलप हो रही है। मैं बाद में बात करूंगा। बीच में किसी ने इलास्टिसिटी पूछ लिया, मैंने इतनी बड़ी कहानी सुना दी, मुझे वहीं पर रिजेक्ट मार देना चाहिए कि भैया इलास्टिसिटी के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो नाउ दी आइडियाज, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि आप अपने रूटीन में फिलहाल इस चैप्टर के अंदर भी या ज्यादातर रूटीन लाइफ में जो आपको फोर्सेस देखने को मिलेंगी, उसमें एक मेजरली डोमिनेंट फोर्स होगी अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल, और हम आपसी ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल पुल को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो बहुत वीक होती है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से, अर्थ की वजह से जो हम पर ग्रेविटेशनल पुल लगती है वो ठीक ठाक अमाउंट की होती है, इसलिए उसको हम अप्रिशिएबल मान के चलेंगे। उसके अलावा बाकी ग्रेविटी की फोर्स को इग्नोर कर देंगे। उसके अलावा आपको रूटीन लाइफ में जो फोर्स दिखाई देगी, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, राइट। तो अब मैं फंडामेंटल फोर्सेस से हटके डेराइव्ड फोर्सेस पे जा रहा हूं। तो डेराइव्ड फोर्सेस का मतलब है विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फोर्सेस। तो यहां पे एक पॉइंट है, सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स is quite weak in comparison to the electromagnetic force. Gravitational force is quite weak in comparison to the electromagnetic force. We do not consider any force derived from gravitational interaction. हाँ जी, और ठीक है, ये लो। चले, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती है, तो वी विल ओनली अप्रिशिएट forces derived from the electromagnetic interaction। और इनके एग्जाम्पल्स केमिस्ट्री में आप देखेंगे सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका रहता है वंडरवॉल फोर्सेस। जहां और कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझ में आ रही तो बोल देते हैं वंडरवॉल फोर्सेस होल्ड कर रही हैं इसको, है ना। तो बेसिकली दिस वंडरवॉल फोर्सेस आर डेराइव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो वीक फोर्सेस होती हैं ये। तो हम जो एग्जांपल लेंगे वो लेंगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल कांटेक्ट फोर्स और टेंशन और स्प्रिंग फोर्स। ये जो टेंशन या स्प्रिंग फोर्स हैं ये इलास्टिक फोर्सेस कहलाती हैं, और ये डेवलप होती हैं जब आप किसी सब्सटेंस को स्ट्रेच या कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको एटॉमिक इंटरेक्शन में समझाया
कि अगर वो बॉन्ड लेंथ वाले डिस्टेंस पे हैं और आप उनको एक्सटर्नली पुश करके बॉन्ड लेंथ से कम डिस्टेंस पर लेकर जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, तो उनके अंदर एक फोर्स डेवलप हुई जो उस कंप्रेशन को अपोज कर रही है। या फिर अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से, एटम्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और वो वापस अंदर आने की कोशिश करेंगे। तो आपको मटेरियल के अंदर, इनसाइड द मटेरियल, आपको ये वाली फोर्स डेवलप होती हुई दिखाई देगी और इस फोर्स को हम टेंशन या स्प्रिंग फोर्स बोल देते हैं। एक्चुअली ये एक इलास्टिक फोर्स है जो डेवलप होती है हमारे मटेरियल के अंदर बिकॉज ऑफ a tendency to stretch or maybe because of the tendency to compress, है ना। तो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन को जब भी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं किसी सब्सटेंस पे फोर्स लगा के, तो उसके अंदर से जो फोर्सेस डेवलप होती हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर, राइट। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन या स्प्रिंग फोर्स, ये सारी आपकी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से डेराइव हो रही हैं। इसके अलावा हमारी जो कॉमन फोर्स अपने को देखने को मिलेगी अपनी रूटीन लाइफ में, दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको फील्ड फोर्स भी बोल देते हैं। Why do I call it as field force? Because दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए अपने को फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए भी नहीं पड़ती, लेकिन जैसा कि हमने अभी उस एग्जांपल में देखा, जब तक वो दोनों ऑक्सीजन एटम एक सर्टेन डिस्टेंस से ज़्यादा क्लोज नहीं आ जाते तब तो उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन डेवलप नहीं होता। तो रूटीन लाइफ में अगर आप देखें तो आपके हाथ और पेन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन तभी डेवलप होता है जब आपका हाथ पेन के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से डेराइव आने वाली फोर्सेस हैं वो तब डेराइव होती हैं, वो तब एग्जिस्ट करती हैं जब कॉन्टैक्ट डेवलप होता है। लेकिन जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हम सब पे फोर्स लग रही है उसके लिए किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी या अर्थ की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये प्लेनेट अर्थ, अर्थ का मास कैपिटल आर, और अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट मास m का अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे प्लेस करता हूं तो अर्थ इज गोइंग टू अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस फोर्स इज g, mass of earth, mass of this object divided by r square. तो दिस इज द फोर्स ऑन स्मॉल m by कैपिटल M, और ये राइट साइड की, लेफ्ट साइड की तरफ लग रही है। और अगर मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करूं जो ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगा रहा है तो साइमल्टेनियसली ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लगा रहा होगा, तो इस पर भी एक फोर्स लग रही होगी, इतनी लग रही होगी मैग्नीट्यूड में, जिसका मैग्नीट्यूड m कैपिटल M पे स्मॉल m की वजह से या स्मॉल m पे कैपिटल M की वजह से फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम ही लग रही होगी, gmm by r स्क्वायर। डायरेक्शंस आपको दिख रही हैं। तो ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में। इस के इफेक्ट में हम अर्थ को तो स्टेशनरी मान लेते हैं, अर्थ को हम एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं छोटे मोटे ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इन दैट केस हम अर्थ की एक्सेलरेशन को इग्नोर कर देते हैं एंड दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फॉल टुवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन व्हिच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू fall towards earth with an acceleration, that is acceleration due to gravity. Now by Newton's second law I can write this force as m into g. Force is equal to mass times acceleration। अगर मेरे को acceleration निकालनी हो तो यहाँ से मैं acceleration due to gravity की वैल्यू g कैपिटल M by r स्क्वायर निकाल सकता हूँ। आगे जाके हम ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम इस एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ इस चैप्टर में अपने को कैप स्मॉल g पहले से दे रखा होगा, तो हमें पता होगा कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लिखने तो mg लिख दो, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे इस चैप्टर में उन सब के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक फोर्स mg लग रही होगी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। नोट किया।
अब अगर मैं अर्थ, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, प्लेनेट अर्थ बहुत बड़ा है, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा m1 मास का, या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा m2 मास का, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही होगी अर्थ के सेंटर की तरफ, m1g। दिस इज द फोर्स ऑन m1 बाय अर्थ, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे एक फोर्स लग रही होगी m2g, फोर्स ऑन m2 बाय अर्थ। मेरा क्वेश्चन है, अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ है? अगर m1g जो मैंने यहाँ दिखाया, अगर ये एक एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किस पे लग रही है, किधर को लग रही है? नॉर्मली अपवर्ड्स। नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ अर्थ 180 डिग्री टू दी फोर्स। तो इधर को ऐसे, तो इसका मतलब है छुट्टी करने का टाइम हो गया है और मैं चला जाता हूँ ये क्लास छोड़ के, और तुम सारा लेक्चर पढ़ के आओ और फिर मेरे को बताना क्या बकवास कर रहे हो तुम। बहुत ही बेहुदा आंसर है तुम सब लोगों का। क्लास में होता तो एक एक को पीटता मैं, और आदित्य को तो बहुत बुरी तरीके से पीटता मैं। बच गए हो तुम। मेरा हो गया दिमाग खराब, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इससे आगे। कोई फायदा नहीं है, इतनी मेहनत करके इतनी कहानियां सुनाओ, तुम वहीं के वहीं अटके है। वो तुम्हें क्या लग रहा था मैं अभी तक बकवास मार रहा हूँ सारा? ये तो तुम्हें पहले से आता था। पता नहीं सर इतनी जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हैं। पौने 2 घंटे हो गए बकवास मारते को। सर को पता नहीं क्या पढ़ाए जा रहे हैं, कोई काम की चीज नहीं पढ़ा रहे, बकवास है। हमें तो पहले से आता था सब कुछ। स्वाद आता तुम्हें। कुछ भी छूटते ही आंसर ठोक देते हो यार, बकवास। मैं पूछ रहा हूँ अगर ये m1g एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ है? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। इस ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, इस पे अर्थ की वजह से एक फोर्स लग रही है m1g नीचे की तरफ। व्हाट इज द रिएक्शन? अगर a ने b पर फोर्स लगाई तो b a पर फोर्स लगाएगा। तो ऑब्जेक्ट अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचा अपने सेंटर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो अर्थ का सेंटर यहाँ कहीं
और अर्थ के सेंटर पे एक फोर्स लग रही होगी सेम मैग्नीट्यूड की m1g ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये उसका रिएक्शन है। सिमिलरली ये एक फोर्स है और इसका रिएक्शन ये है। ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है और अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ये उसका रिएक्शन है। तो मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं तुम अपनी उंगलियां कीबोर्ड पे रख के बैठे हो, तो सर पूछे तो सही, मैं दे दूंगा जवाब। दर 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 पता नहीं कहाँ से टाइपिंग सीखी है तुमने इतनी फास्ट, टाक से आंसर लिख देते हो कुछ भी। नहीं सोचना है, नहीं दिमाग चलाना, नहीं बिना सोचे समझे छूटते सर आंसर। पढ़ो इस सारे लेक्चर को दोबारा से, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, रिवाइज इट थॉरोली। और HCV में एक चैप्टर है फोर्सेस का, केवल फोर्सेस का, लॉज ऑफ मोशन नहीं, फोर्सेस का। HC वर्मा में एक चैप्टर है फोर्सेस का, वो पढ़ लेना एक बार। कुछ नहीं पूछना मेरे से उसके बारे में, बस पढ़ लेना, ठीक है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने नहीं पढ़ा आज तक वो चैप्टर। चलो ठीक है, ओके।